हेलो बेटा, क्या हाल चाल। फर्स्ट क्लास, एकदम मस्त। चलो बेटा, नीट क्रैश कोर्स में नेक्स्ट लेक्चर हम लोग लेकर के चलते हैं केमिस्ट्री का। पहले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि आप नंबर ऑफ मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको ग्राम वेट दिया गया हो तो मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे, किसी भी सब्सटेंस में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं इसे आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर हमारे पास जो सब्सटेंस दिया गया है बेटा वो सॉलिड लिक्विड ना होकर के हो सकता हो गैसियस सब्सटेंस हो, तो हम उसका वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे। वॉल्यूम पता है तो मोल कैसे निकालेंगे, मोल पता है तो पार्टिकल कैसे निकालेंगे, पार्टिकल पता है तो वॉल्यूम पर कैसे आएंगे, वॉल्यूम पता होने पर नंबर क्या कहते पार्टिकल पता है तो मोल कैसे निकालेंगे, मोल पता हो तो वॉल्यूम किसी भी गैस का कैसे कैलकुलेट करेंगे। इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। इसी कड़ी में बेटा आज हम लोग बढ़ते हैं परसेंट कंपोजिशन की तरफ। परसेंट कंपोजिशन, परसेंट कंपोजिशन। देख बेटा, परसेंट कंपोजिशन का फॉर्मूला होता है परसेंट कंपोजिशन, परसेंट कंपोजिशन इज इक्वल्स टू जिस एटम का परसेंट कंपोजिशन निकाल रहे हो बेटा उसका एटॉमिक वेट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम, जिस एटम का निकाल रहे हो देखो कि कंपाउंड में कितने एटम हैं, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100। जैसे हमें कोई एक कंपाउंड दे दिया जाएगा बेटा और कहा जाएगा कि इस कंपाउंड में कितने परसेंट में क्या चीज है। जैसे एक क्वेश्चन लिखता हूं, जरा देखो। क्वेश्चन हमारे सामने कुछ ऐसा आया बेटा, फाइंड फाइंड परसेंट वेट ऑफ कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन इन कैल्शियम कार्बोनेट। कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट में बताइए कितना परसेंट कैल्शियम है, कितना परसेंट कार्बन है और कितना परसेंट ऑक्सीजन है। इसको निकालने का बेटा सबसे आसान तरीका यह होता है, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे परसेंट ऑफ कैल्शियम। परसेंट ऑफ कैल्शियम हम फाइंड करेंगे बेटा। परसेंट ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो मैंने क्या कहा, एटॉमिक वेट। तो एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम कितना हो जाएगा बेटा, 40 इंटू टोटल नंबर ऑफ एटम। बताओ कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम के कुल कितने एटम है बेटा, एक एटम है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितना हो गया, 1 डिवाइडेड बाई। अब देखो मॉलिक्यूलर वेट से इसको डिवाइड करना है। और मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकाला जाएगा ये मैंने आपको बता दिया है। कैसे निकालते बेटा, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है तो कैल्शियम कार्बोनेट में सारे एटम का एटॉमिक वेट ऐड कर दो, तो कैल्शियम का कितना हुआ 40, कार्बन का कितना हुआ बेटा 12, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, एक ऑक्सीजन का होता है बेटा 16, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 3, तो कितना हो जाएगा 48। सबको ऐड करेंगे कितना आएगा बेटा 100, यानी कि इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया लल्ला 100। और मल्टीप्लाई हम कितने से करेंगे 100 से, 100 से 100 कैंसिल आउट, कितना आंसर आया बेटा 40%। बोलो इतनी बातें समझ में आई। ऐसे हम लोग निकालेंगे परसेंट ऑफ कार्बन। कार्बन का परसेंटेज निकालते हैं बेटा, कार्बन का परसेंटेज निकालेंगे परसेंट ऑफ कार्बन। तो मुझे बताया जाए कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है बेटा, किसकी जरूरत पड़ेगी एटॉमिक वेट की, कार्बन का एटॉमिक वेट 12। इसमें बताओ कार्बन के कितने एटम तुम्हें नजर आ रहे हैं, एक एटम इंटू 1 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना हुआ बेटा 100, मल्टीप्लाई कितने से किया हमने 100 से। और यहां से देखो 100 से 100 कैंसिल आउट हुआ तो कितना आ गया बेटा 12%। क्या इतनी बातें समझ में आती हैं। ऐसे हमें निकालना बेटा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना है। तो ऑक्सीजन का क्या चाहिए, एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया बेटा 16। ऑक्सीजन के कितने एटम है इसमें लल्ला 3, डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल आउट, आंसर कितना है बेटा 48%। क्या इतनी बातें समझ में आती है, इतना नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला टॉपिक हमारा आता है डेंसिटी। क्या आती है बेटा, डेंसिटी। हम डेंसिटी की अगर बात करें तो डेंसिटी बेटा दो तरह की होती है। डेंसिटी कितनी तरह की होती है बेटा, दो तरह की। एक जिसे हम लोग कहते हैं बेटा एब्सोल्यूट डेंसिटी, एब्सोल्यूट डेंसिटी।
और एक जिसे हम लोग कहते हैं बेटा रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी एक होती है हमारी एब्सोल्यूट डेंसिटी, एक होती है बेटा रिलेटिव डेंसिटी। एब्सोल्यूट डेंसिटी को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है और रिलेटिव डेंसिटी को बेटा आर डी से रिप्रेजेंट करते हैं। आर का मतलब होता है रिलेटिव और डी का मतलब होता है लल्ला डेंसिटी। अब बात करते हैं कि एब्सोल्यूट डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देख बेटा, हमारे पास जो सब्सटेंसेज होते हैं उनकी जो फिजिकल स्टेट हम लोग लेके चलते हैं वो होती है तीन तरह की। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो हम जब डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे बेटा तो सॉलिड और लिक्विड को एक साथ मेजर करेंगे, गैस की डेंसिटी हम अलग से निकालते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर सॉलिड। पहला पॉइंट, फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड हो या लिक्विड हो, इसकी डेंसिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देख बेटा, बहुत आसान है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एब्सोल्यूट डेंसिटी। एब्सोल्यूट डेंसिटी सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एब्सोल्यूट डेंसिटी। हमने अभी आपको बताया था बेटा एब्सोल्यूट डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? स्मॉल डी से। एब्सोल्यूट डेंसिटी होती है बेटा मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम। एब्सोल्यूट डेंसिटी कितनी हो गई बेटा? मास बाय वॉल्यूम। अगर हम यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होती है ग्राम पर एमएल। कितनी होती है बेटा? ग्राम पर एमएल। और हम अगर रिलेटिव डेंसिटी देखें, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी जो होगी बेटा इसकी वो होती है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर at 4 degree Celsius। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एंड डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो एब्सोल्यूट डेंसिटी क्या हो गई बेटा? मास बाय वॉल्यूम। एब्सोल्यूट डेंसिटी क्या हुई लल्ला? मास बाय वॉल्यूम। और रिलेटिव डेंसिटी क्या हो गई बेटा? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। एब्सोल्यूट डेंसिटी की यूनिट कितनी होती है बेटा? ग्राम पर एमएल। एब्सोल्यूट डेंसिटी की यूनिट ग्राम पर एमएल और ये होती है बेटा यूनिट लेस। इतनी बातों को नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चा। बेटा जैसे कि हमने सॉलिड और लिक्विड की बात करी, अब हम उसी तरीके से बात करेंगे गैस के। फॉर गैस, किसी भी गैस के लिए डेंसिटी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, जरा इस बात को समझते हैं। तो गैस में बेटा तीन तरह से डेंसिटी कैलकुलेट की जाती है। एक होती है जिसे हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट डेंसिटी, एक होती है बेटा जिसे हम लोग कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी, और एक होती है जिसे हम लोग कहते हैं वेपर डेंसिटी। तो तीन तरह की डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एब्सोल्यूट डेंसिटी की। एब्सोल्यूट डेंसिटी की सबसे पहले हमने बात किसकी करी बेटा? एब्सोल्यूट डेंसिटी। एब्सोल्यूट डेंसिटी क्या होती है? पीएम अपॉन आर टी। किसी भी गैस की जो एब्सोल्यूट डेंसिटी होती है वो होती है पीएम अपॉन आर टी। अब आपके सामने एक क्वेश्चन आया, सर ये पीएम अपॉन आर टी है क्या चीज? तो मैं अभी बताता हूँ बेटा। देख, जो इसमें पी है वो प्रेशर है, प्रेशर है। जो एम है बेटा उसे कहते हैं मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट। जो आर है उसे कहते हैं बेटा गैस कांस्टेंट। आर को क्या बोला जाता है? गैस कांस्टेंट। टी को कहते हैं बेटा टेम्परेचर। टी को क्या कहा जाता है? टेम्परेचर कहा जाता है। तो किसी भी गैस में कितना प्रेशर है, उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, गैस कांस्टेंट और उसके टेम्परेचर से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो एब्सोल्यूट डेंसिटी निकल जाती है। तो एब्सोल्यूट डेंसिटी किसी गैस के लिए क्या हो गई बेटा? पीएम अपॉन आर टी। अगर हम इसके यूनिट की बात करें बेटा तो इसकी जो यूनिट होती है, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है ग्राम पर लीटर। इसकी यूनिट कितनी होती है बेटा? ग्राम पर लीटर। अब हम जरा बात कर ले रिलेटिव डेंसिटी की। किसकी बात करें? रिलेटिव डेंसिटी की। रिलेटिव डेंसिटी जो इसकी होती है
वो होती है बेटा m1 अपॉन m2। रिलेटिव डेंसिटी किसी भी गैस की कितनी होती है, m1 अपॉन m2। कब, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर इसकी रिलेटिव डेंसिटी कितनी होती है बेटा, वो होती है m1 अपॉन m2। इसी वक्त हम बात कर लेते हैं वेपर डेंसिटी की। किसकी बात करें बेटा, वेपर डेंसिटी की। तो जो किसी भी गैस की वेपर डेंसिटी होती है वो होती है मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन टू। बेटा जो सब्सटेंस आपको दिया गया है उसके मॉलिक्यूलर वेट में 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपकी वेपर डेंसिटी आ जाएगी। क्या इतनी बातें समझ में आती? इसको नोट करो बेटा, फिर क्वेश्चन करते हैं वेपर डेंसिटी का। किसी भी गैस के लिए अगर हम बात करें तो गैस की डेंसिटी 3 तरीके से निकाली जाती है, जो मैंने अभी आपको बताया। गैस के पास बेटा एब्सोल्यूट डेंसिटी होती है जो पीएम अपॉन आरटी होती है, यानी उस गैस का प्रेशर, उस गैस का मॉलिक्यूलर वेट, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और रेडबर्ग कांस्टेंट एंड टेम्परेचर के मल्टीप्लिकेशन से डिवाइड कर दीजिए बेटा, तो तुम्हारा क्या निकल जाता है, एब्सोल्यूट डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी किसी भी गैस के लिए हम हमेशा निकालते बेटा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्योंकि डेंसिटी जो होती है वो होती है बेटा पीएम अपॉन आरटी। तो आर तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, टेम्परेचर को कांस्टेंट किया बेटा, प्रेशर को कांस्टेंट किया, तो रिलेटिव डेंसिटी क्या निकल जाती है, m1 अपॉन m2। इसी तरीके से गैस में हम लोग वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं बेटा। जो वेपर डेंसिटी होती है उस गैस के मॉलिक्यूलर वेट से बेटा दो से डिवाइड कर देते हैं मॉलिक्यूलर वेट से, तो उस गैस की वेपर डेंसिटी आ जाती है। बहुत आसान होता है। आज वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2, यही तो बताया। कौन सी गैस हमको दी गई बेटा, CO2। CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, एक कार्बन है 12, एक ऑक्सीजन का 16 होता है बेटा, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है 32 अपॉन 2, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 44 अपॉन 2 और डिवाइड कर दीजिए कितना आ गया बेटा, 22 आ गया। बोलो इतनी बातें समझ में आ गई। ऐसे ही हम निकालेंगे वेपर डेंसिटी ऑफ SO2। तो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू होती है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा बेटा, सल्फर का होता है 32, एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 ऑक्सीजन का 32 अपॉन 2 आया 64/2 और आंसर निकल के आ गया 32। क्या इतनी बातें समझ में आती है? इतनी चीजों को नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। आजा बेटा, एवरेज एटॉमिक वेट की बात करते हैं। अगर आपको आइसोटोप्स दिया गया हो तो एवरेज एटॉमिक वेट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत आसान सा तरीका है बेटा, देखना। एवरेज एटॉमिक वेट इज इक्वल्स टू परसेंट अबाउंड ऑफ आइसोटोप फर्स्ट इनटू atomic weight of first element plus percent abound of isotope second multiplied by atomic weight of second। और आपके पास बेटा इससे ज्यादा आइसोटोप दिए गए हैं तो आप इससे ज्यादा भी ले सकते हैं, डिवाइडेड बाई 100। कितने से डिवाइड करेंगे बेटा, 100 से डिवाइड करेंगे। बोलो इतनी बातें समझ गए। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल के आया, एवरेज एटॉमिक वेट अगर हमें आइसोटोप्स का दिया गया है तो जितने आइसोटोप दिए गए उसमें ये देखेंगे कि कितने परसेंट में हमारे पास आइसोटोप दिया गया है और उस आइसोटोप के एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा और 100 से डिवाइड कर देंगे, हमारा काम बन जाएगा। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, फाइंड एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डेटा। हमारे पास कुछ डेटा गिवन है बेटा, इस डेटा के हेल्प से हमें फाइंड द एवरेज वेट ऑफ क्लोरीन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डेटा। क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक वेट निकालना है जिसमें हमें डेटा गिवन है। क्लोरीन के 2 आइसोटोप दिए गए बेटा, एक क्लोरीन 35 दिया गया है
और एक क्लोरीन 37 दिया गया है। क्लोरीन 35 हमारे पास कितना परसेंटेज है बेटा 75%, और क्लोरीन 37 हमारे पास कितना परसेंट है लल्ला 25%। आज फॉर्मूला लगा देते हैं, एवरेज एटॉमिक वेट। एवरेज एटॉमिक वेट क्या कह रहा है बेटा, परसेंट अबाउंड ऑफ आइसोटोप फर्स्ट, पहला आइसोटोप कितना परसेंट दिया गया है 75%, मल्टीप्लाई कितने बेटा एटॉमिक वेट से, और कितना एटॉमिक वेट इसका है 35 हो गया, प्लस सेकंड आइसोटोप का परसेंट अबाउंडेंट कितना दिया गया है 25%, मल्टीप्लाइड बाय इसका एटॉमिक वेट कितना दिख रहा है बेटा 37, तो ये हो गया 37 डिविजिबल बाय 100, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ये आएगा 3550, यहाँ पे डिविजिबल बाय 100, और 100 से डिविजिबल किया बेटा, डिवाइड किया तो आंसर कितना आया 35.5%। बोलो इतनी बातें समझ में आई, इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। आ जाओ बेटा, अब हमारे पास मान लो कोई गैस दिया गया हो, तो गैस के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं मीन मोलर मास। गैस के लिए क्या कैलकुलेट किया जाता है बेटा, मीन मोलर मास। तो देखो किसी भी गैस का मीन मोलर मास आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो तो ये हो जाएगा मीन मोलर मास इज इक्वल्स टू बेटा परसेंट ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक वेट ऑफ या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट प्लस मोल परसेंटेज ऑफ सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सेकंड एलिमेंट प्लस, अगर आपके पास ऐसे हैं तो आप बढ़ते जाएं, अपॉन जितने मोल आपको दिए गए बेटा मोल परसेंटेज सबको ऐड कर दो, N1 प्लस N2, और प्लस के साथ अगर और भी है तो इस तरीके से आप बढ़ते जाएंगे। तो देखो मीन मोलर मास कैलकुलेट करना बेटा बहुत आसान होता है, बहुत आसान है। क्या करना है, मोल परसेंटेज आपको दिया गया होगा, जिस गैस का मोल परसेंटेज दिया उसी गैस के मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दे बेटा, ऐड कर दीजिए, जिस गैस का मोल परसेंटेज दिया उसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, उसके बाद मोल परसेंटेज से आप मोल परसेंटेज के समेशन से डिवाइड कर दीजिए तो मीन मोलर मास आ जाएगा। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द मीन मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। कोई एक सब्सटेंस दिया गया है जिसका मोलर मास हमें निकालना बेटा, ऑक्सीजन दिया है, नाइट्रोजन दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, सल्फर डाइऑक्साइड दिया है। ऑक्सीजन का मोल परसेंटेज है हमारे पास बेटा 16, नाइट्रोजन का मोल परसेंटेज है 80, और CO2 का मोल परसेंटेज है 3, और SO2 का मोल परसेंटेज कितना है बेटा 1। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका मीन मोलर मास निकालते हैं। मीन मोलर मास क्या हो जाएगा बेटा, मोल परसेंटेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, मोल परसेंटेज कितना दिया गया 16 मल्टीप्लाइड बाय ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट, आपको हमने बताया बेटा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 16, एक अकेले ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 16, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है बेटा 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन होगा तो इसका वेट कितना निकल के आ जाएगा 32, प्लस मोल परसेंटेज कितना दिया गया नाइट्रोजन का बेटा 80%, इनटू नाइट्रोजन का वेट लिखना बेटा, एक अकेले नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है, एक अकेले नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 14, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है बेटा तो कितना हो जाएगा 28, प्लस देखो फिर मोल परसेंटेज CO2 का कितना दिया गया है बेटा 3 दिया गया है, इनटू CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा बेटा 44, ये आप निकाल चुके हैं, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड का मोल परसेंटेज कितना दिया गया बेटा 1, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, देखो सल्फर का हो जाएगा 32, ऑक्सीजन का 32, दोनों को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा बेटा 64 आ जाएगा, डिविजिबल बाय सबको आप ऐड कर लीजिए, सारे मोल परसेंटेज को ऐड कर लीजिए, कितना हो गया 16 प्लस 80 प्लस 3 प्लस 1, इसको आप सॉल्व करेंगे बेटा तो आ जाएगा 2948 अपॉन कितना आ गया 100, और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटे 29.48। क्या इतनी बातें समझ में आती है, नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। आ जाओ बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट की बात करते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट किसी भी रिएक्शन में होता क्या है, यानी किसी भी रिएक्शन का वह पार्ट बेटा जो कंप्लीटली यूज हो जाए रिएक्शन में, यानी जो कंप्लीटली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर ले, यानी उसका टोटल नंबर ऑफ मोल कितना हो जाए बेटा 0, उसी को हम लोग कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। देखो यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट में कहा जा सकता है कि कंप्लीटली रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट,
लिमिटिंग रिएजेंट बेटा हमेशा कंप्लीटली रिएक्ट करेगा और किस चीज का फॉर्मेशन करता है, प्रोडक्ट का। जैसे मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है, ट्वाइस SO2 प्लस O2 गिव्स ट्वाइस SO3, सॉरी ट्वाइस SO3। ये हमारे पास कोई एक रिएक्शन है बेटा, हमें इस रिएक्शन में निकालना है कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो याद रखना लिमिटिंग रिएजेंट और स्टोइकियोमेट्री दोनों कुछ एक जैसे नजर आते हैं बेटा। स्टोइकियोमेट्रिक और लिमिटिंग रिएजेंट में अंतर केवल इतना करना है आपको कि अगर मोल गिवन होगा रिएक्टेंट का तो आप लिमिटिंग रिएजेंट यूज करेंगे, और अगर रिएक्टेंट का मोल गिवन नहीं होगा तो आप स्टोइकियोमेट्री लगाएंगे। दोनों में एक बेसिक सा डिफरेंस होता है कि लिमिटिंग रिएजेंट तब आप अप्लाई करेंगे जब मोल रिएक्टेंट का गिवन होगा, और रिएक्टेंट का मोल गिवन नहीं होगा तो लिमिटिंग रिएजेंट अप्लाई ना करके आप स्टोइकियोमेट्री अप्लाई करना। अभी उसको बताते हैं स्टोइकियोमेट्री कैसे अप्लाई किया जाएगा। तो यहां पे लिखते हैं बेटा इनिशियल मोल, इनिशियल मोल, इनिशियल मोल हम मान ले रहे हैं SO2 का कितना बेटा 4 मोल और O2 का कितना है 6 मोल। इनिशियल मोल SO2 का कितना लिया हमने 4 मोल और O2 का कितना लिया बेटा 6 मोल। चलो लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करते हैं। देखो बहुत आसान तरीका है बताने का, देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देख बेटा लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब हुआ कि इन दोनों में से कोई एक ऐसा सब्सटेंस है जो इस रिएक्शन में कंप्लीटली रिएक्ट कर जा रहा है, यानी उसका कोई भी पार्ट बच नहीं रहा है, कंप्लीटली रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, जिससे प्रोडक्ट किसका फॉर्मेशन हो रहा है SO3 का। तो देखो हम लोग निकालते हैं बेटा रिएक्टेड मोल, रिएक्टेड मोल, रिएक्टेड मोल निकालने के लिए बहुत आसान तरीका है बेटा, जितना मोल इनिशियली दिया गया हो और उस सब्सटेंस के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। इनिशियल मोल ऑक्सीजन का कितना बेटा 6, स्टोइकियोमेट्रिक ऑक्सीजन की यहाँ कितनी है आपकी 1, तो यहाँ 1 से डिवाइड किया बेटा, आंसर कितना आया 2 2 जा 4, यानी यहाँ आया 2 मोल और यहाँ आया 6 मोल। अब याद रखना बेटा कि ये जो मोल हमें मिले हुए हैं आपको ये देखना है कि इनमें से किसका फ्रैक्शन कम है। अच्छा बताओ 6 बड़ा है कि 2 कम, दोनों बातें सही है, यानी 2 कम है और 6 बड़ा है, तो जो कम है, अच्छा 2 कम है बेटा, ये मोल कितना है, ये कम है, ये बड़ा है, ये ज्यादा मोल है, ये कम मोल है, ये जो कम मोल है वो किसका है SO2 का, यानी इस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट का काम कौन कर रहा है SO2। मतलब इस रिएक्शन में SO2 एक ऐसा सब्सटेंस है जो कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है, SO2 पर ही ये रिएक्शन डिपेंड कर रही बेटा, जितना SO2 होगा उतना SO3 बनेगा, यानी जितना मोल SO2 रिएक्ट करेगा उतने मोल SO3 बनेगा, यानी ये रिएक्शन का प्रोडक्ट किस पर डिपेंड कर रहा है SO2 पर। क्यों? क्योंकि SO2 क्या है लिमिटिंग रिएजेंट है। अब देखो क्वेश्चन में कुछ ऐसा आता है बेटा कि कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि कितना ऑक्सीजन बचा, क्योंकि उसको तो पता चल गया ना कि SO2 लिमिटिंग रिएजेंट है, SO2 क्या है लिमिटिंग रिएजेंट, तो O2 क्या है बेटा आपका, O2 एक्सेस में है, ज्यादा है, O2 का कितना मोल है 6 मोल, लिमिटिंग रिएजेंट कितना आ रहा है बेटा 2 मोल, यानी 6 मोल में से 2 मोल रिएक्ट कर रहा है, तो बच कितना रहा है 4 मोल। तो कितनी चीजें बची हुई है इसको कैसे निकालते हैं, देखो बहुत आसान तरीका बता रहा हूं बच्चा, जो आपका लिमिटिंग रिएजेंट है उसकी वैल्यू आप कितना मान लेंगे 0, कितना मानेंगे बेटा 0, और जितना मोल लिमिटिंग रिएजेंट बच रहा है प्रोडक्ट में उतना मोल बना हुआ दिखा देना, यानी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कितना मोल हुआ 2 मोल, लिमिटिंग रिएजेंट को हमने कितना कर दिया 0, और जो एक्सेस निकालना है बेटा 6 में से वही 2 घटा देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब देखो आंसर ऐसे नहीं आएगा, अब यहां हमने क्या कर दिया 0, यहाँ कितना मोल है बेटा 2 मोल, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया और कितना मोल है 1 मोल, तो हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे बेटा हमने 2 किया और कितना मोल यहाँ ऑलरेडी बन रहा है 2 मोल, तो आंसर कितना आ गया बेटा ये रहा 0, ये 6 में से 2 जाएगा बेटा 4 और 1 से मल्टीप्लाई करोगे 4 ही आएगा, और यहाँ पे 2 2 जा 4, इसका मतलब SO2 कितना मोल बच रहा है 0, यानी कंप्लीटली रिएक्ट हो गया। O2 कितना मोल बचा बेटा 4 मोल, और SO2 कितना मोल फॉर्म हुआ 4 मोल। क्या मेरी इतनी बातें समझ में आती हैं? और जरा इस वाले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है
4 mole of N2 is reacted with 9 mole of H2 to form NH3. Find moles of NH3 form, यानी कितना मोल NH3 बन रहा है, molecules of NH3 formed, volume of NH3 formed, weight of NH3 formed, moles of excess reactant left, जो रिएक्टेंट में चीजें बढ़ रही हैं वो कितने मोल में बच रही हैं, और वेट ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट, जो रिएक्टेंट बचा हुआ है उसका वेट कितना है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट, रिएक्टेंट में जो बचा हुआ उसके कितने मॉलिक्यूल बचे हुए हैं, वॉल्यूम ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट, जो गैस सब्सटेंस लिया गया है वो जो बचा हुआ है वो कितने वॉल्यूम में बचा हुआ। देखो बहुत आसान सा तरीका बता रहा हूं, देख रिएक्शन कराते बेटा, रिएक्शन क्या है, N2 प्लस 3H2 इज इक्वल्स टू ट्वाइस NH3, ये हमारी रिएक्शन बनेगी। आजा, इनिशियल मोल N2 का कितना लिया गया बेटा, 4 मोल, इनिशियल मोल H2 का कितना लिया गया लल्ला, 9 मोल, ये क्या है, इनिशियल मोल, ये कौन सा मोल है बेटा, इनिशियल मोल। रिएक्टेड मोल निकाल लेते हैं, रिएक्टेड मोल, रिएक्टेड मोल निकालेंगे तो कितना आएगा, मैंने क्या कहा था बेटा, जितना मोल इनिशियल हो डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यहाँ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, 1 से डिवाइड कर दिया बेटा, प्लस इनिशियल मोल कितना दिया गया बेटा, 9, और यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितनी आई लल्ला, 3 आई, डिवाइड किया कितना आ गया हमारे पास, 3 मोल, और यहाँ पे देखो यहाँ डिवाइड करो कितना है बेटा, 4, और यहाँ डिवाइड किया कितना आया, 3, इसका मतलब बताओ इन दोनों में कम कौन है बेटा, 3, ये कम है, इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट का काम कौन कर रहा है, लिमिटिंग रिएजेंट का काम कौन कर रहा है बेटा, हाइड्रोजन। बोलो इतनी बातें समझ गए, लिमिटिंग रिएजेंट का काम किसने किया, हाइड्रोजन ने किया, यानी हाइड्रोजन पर ही ये रिएक्शन बेस्ड है, जितना हाइड्रोजन होगा उतने ही फॉर्म में अमोनिया का फॉर्मेशन होगा बेटा। अब देखो हमें निकालना है मोल्स ऑफ अमोनिया, यानी अमोनिया का कितना मोल बना, तो देखो निकालने का सबसे आसान तरीका, मैंने क्या कहा, लिमिटिंग रिएजेंट को कितना कर देना है, 0, और कितना अमोनिया बना, जितना लिमिटिंग रिएजेंट है बेटा उतना अमोनिया बना लेना। बोलो क्लियर हो गई बातें यहाँ तक। अब देख यहाँ पे क्या है, 4 में से लिमिटिंग रिएजेंट को घटा करके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1, यहाँ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना बेटा, 3, और यहाँ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, बोल बच्चा यहाँ तक क्लियर हो गई बातें, यहाँ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 2 हो गया बेटा, यहाँ पे कितना आ गया, 4 में से 3 जाएगा 1, 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, 1 मोल बना नाइट्रोजन, यहाँ कितना है बेटा, 0 आया, यहाँ 3 2 जा 6 आ गया, यानी अमोनिया का कितना मोल बन गया बेटा, 6 मोल बन गया। आ जाओ सॉल्व करते हैं, मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड कितने हो गए, 6 मोल, मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म, मैंने कहा था बेटा अगर मोल पता चल जाए तो उसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से, तो ये मॉलिक्यूल निकल गया। वॉल्यूम ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड, अगर आपको मोल पता है बेटा तो उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 22.4 लीटर से, तो ये आपको वॉल्यूम मिल जाएगा बेटा। वेट ऑफ अमोनिया फॉर्म, कितना मोल दिया गया आपको, 6 मोल, अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बेटा, 17, मल्टीप्लाई कर दीजिए आंसर आ जाएगा। अब देखो क्या कह रहा है, मोल्स ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट, मुझे बताया जाए हाइड्रोजन है लिमिटिंग रिएजेंट, तो हाइड्रोजन तो कंप्लीटली रिएक्ट कर लिया, अमोनिया हो गया एक्सेस में, अमोनिया एक्सेस में बचा कितना बेटा, 1 मोल, अमोनिया एक्सेस में कितना बच गया, 1 मोल, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 1 मोल। बोल इतनी बातें समझ में आई। अमोनिया का एक्सेस रिएक्टेंट, सॉरी अमोनिया बोल रहे बेटा, एक्सेस रिएक्टेंट कौन है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कितना मोल बना आपका, 1 मोल, तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितना हो गया, 1, वेट ऑफ एक्सेस कितना हो गया बेटा, 1 इंटू N2 है, एक अकेले नाइट्रोजन का वेट कितना होता है, 14, 2 नाइट्रोजन है कितना हो जाएगा बेटा, 28। फिर उसने क्या पूछा, मॉलिक्यूल्स ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट, एक्सेस रिएक्टेंट कौन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का कितना मोल बना आपका, 1 मोल, तो हमें क्या निकालना बेटा, मॉलिक्यूल, तो 1 मोल में मल्टीप्लाई कर दे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से, तो आपका मॉलिक्यूल निकल जाएगा। फिर उसने कहा कि वॉल्यूम ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट, एक्सेस रिएक्टेंट कौन है बेटा, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन किस फॉर्म में होगी लल्ला, गैस में, ये किस में होगी, गैस में, ये भी किस में होगी, गैस में, तो गैस में निकालना है बेटा, तो कितना मोल आया, 1 मोल, और वॉल्यूम कितना होता है 22.4, मल्टीप्लाई कर दो,
यहाँ का आंसर हो जाएगा। अगर इतनी बातें समझ में आ गई, नोट करो, आगे बढ़ते हैं। आ जाओ बेटा, स्टोइकियोमेट्री पढ़ते हैं। मैंने कहा था कि अगर आपको रिएक्टेंट का मोल दिया गया हो तो आप हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट लगाएंगे, और रिएक्टेंट के सारे मोल ना दिए हो, कोई एक दिए हो, तो आपको स्टोइकियोमेट्री लगानी है बेटा। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, याद रखना स्टोइकियोमेट्री हमेशा एप्लीकेबल होती है बेटा बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन पर, यानी जो भी रिएक्शन आपको दी गई है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। अगर बैलेंस नहीं है तो सबसे पहले आप उस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने के बाद स्टोइकियोमेट्री फाइंड की जाएगी बेटा। और देखो ज्यादातर इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो होती है लल्ला, वो होती है हाइड्रोकार्बन की। तो मैं एक रिएक्शन लेके चल रहा हूं, देखना जरा ध्यान से। हमारे पास है बेटा CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। अब इसको देखो, अभी ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो कितने हाइड्रोजन है बेटा, देखो बैलेंस करने का होता क्या है, सबसे पहले कार्बन बैलेंस किया जाता है, फिर हाइड्रोजन बैलेंस करते बेटा, फिर ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने का तरीका होता है, कार्बन देखो यहाँ एक कार्बन है, एक कार्बन बैलेंस है। उसके बाद किसको बैलेंस किया जाएगा बेटा, हाइड्रोजन को। यहाँ कितने हाइड्रोजन है 4, यहाँ कितने हाइड्रोजन बेटा 2, बैलेंस कर लो तो कितना यहाँ मल्टीप्लाई कर दे बच्चा 2 से। जैसे ही तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर ऑक्सीजन कितने हुए, 2 यहाँ हुए बेटा, 2 यहाँ, 4 ऑक्सीजन हुआ। अभी ये इनबैलेंस है तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। बोलो इतनी बातें समझ में आ गई। अब चलो सबसे पहली चीज तो हम ये फाइंड करते हैं मोल क्या होगा। तो यहाँ कितना मोल है बेटा 1 मोल, यहाँ कितना है 2 मोल, यहाँ कितना बेटा 1 मोल, यहाँ कितना है, ये लिक्विड है, ये मैं लिक्विड स्टेट में ले रहा हूँ, ये गैस स्टेट में ले रहा हूँ बेटा, ये गैस स्टेट में है, ये गैस स्टेट में। देखो वैसे तो H2O हमेशा केस में रहेगा लिक्विड में, लेकिन अगर इस रिएक्शन को ज्यादा हीट कर दोगे, अगर इस रिएक्शन को बहुत ज्यादा हीट कर दोगे अबव द 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा अगर इसे आप हीट करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हीट करने पर बेटा ये कैसा हो जाता है, गैसेस स्टेट में हो जाता है। तो सबसे पहले मोल्स निकाले हमने, तो CH4 के कितने मोल आए बेटा 1 मोल, O2 का कितना आया बेटा 2 मोल, CO2 का कितना आया 1 मोल, और यहाँ H2O का कितना मोल आ गया बेटा 2 मोल आ गया। मुझे बताया जाए, इतनी बातें समझ गए। अच्छा सोचो अगर मोल पता चल जाए तो क्या हम मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं बेटा, बिल्कुल निकाल सकते हैं। मोल पता चल जाए तो मॉलिक्यूल निकाल सकते हो, कैसे, 1 इंटू एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर बोले तो कितना होता है बेटा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, यहाँ 2 मोल आया, 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, यहाँ 1 मोल आया, 1 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, यहाँ पे 2 मोल आया बेटा 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। बोलो इतनी बातें समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। हम वेट निकाल सकते हैं बेटा, कैसे निकाल सकते हैं, याद करो मैंने कहा था कि अगर आपको नंबर ऑफ मोल पता हो, वेट पर जाना हो तो मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वेट मिल जाता है बेटा। नंबर ऑफ मोल कितना आया 1, मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना हो जाएगा बेटा 44, नंबर ऑफ मोल कितना आया 2, मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना हो जाएगा बेटा, याद रखना यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो 32, यहाँ पे बेटा नंबर ऑफ मोल कितना, सॉरी ये 44 नहीं होगा बेटा, 44 CO2 का होता है, यहाँ पे 12 4 16 16 आएगा बेटा यहाँ पे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल कितना आया 1, तो इसका कितना हो जाएगा 44, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल कितना आया बेटा 2, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 18। तो बताओ क्या वेट निकल जाएगा यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का 100%। इतनी बातों को नोट करो, फिर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आ जाओ बेटा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इतना आपने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कह रहा है कैलकुलेट वेट ऑफ रेसिड्यू, कैलकुलेट weight of residue obtained when 1 mole of CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट इज स्ट्रांगली हीटेड। आज बेटा कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला CaCO3, इसको हीट करें बेटा, हीट करें तो दुनिया का कोनो कार्बोनेट हो, आज एक तरीका आपको बता दे रहा हूं, दुनिया का कोई भी कार्बोनेट हो बेटा, दुनिया का कोई भी कार्बोनेट हो, अगर आपने गलती से उसे हीट किया तो वो बनाता है ऑक्साइड, ऑक्साइड और प्लस के साथ वाटर, अगर निकल पाया तो, नहीं तो क्या निकलता बेटा CO2। याद रखना यहाँ से CO2 निकालो। तो दुनिया का कोई भी कार्बोनेट हो अगर उसे हीट किया जाए तो वो पहले क्या बनाता है ऑक्साइड, और क्या बनाता है बेटा CO2 बनाता है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक।
बाइकार्बोनेट होगा तो वाटर भी बन जाएगा, याद रखना। कार्बोनेट में CO2 निकलती है, बाइकार्बोनेट में CO2 और वाटर दोनों बातें निकलती है बेटा। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। ये है कार्बोनेट, इसको हमने हीट किया तो यहाँ से ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड बना और प्लस के साथ क्या निकल गई बेटा, CO2। CO2 किस फॉर्म में होगी, गैस फॉर्म में, रिएक्शन से बाहर निकल जाएगी। कैल्शियम ऑक्साइड किस में होगा बेटा, सॉलिड में, यही रेजिड्यू मिल रहा है हमें, ये भी किस में होता है, सॉलिड में। अब जरा ध्यान से देखो, इसका कितना मोल हमने लिया, 1 मोल। कितना मोल लिया हमने, 1 मोल। ये कितना बन रहा है बेटा, 1 मोल। कितना बन रहा है, 1 मोल। अब सुनना जरा ध्यान से, हमसे कह रहा है इसका वेट बताइए, जो रेजिड्यू बन रहा है इसका वेट बता दीजिए आप। तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, अगर हम इसका 1 मोल ले रहे हैं तो बताओ इसका कितना मोल आया, 1 मोल। अब वेट निकालना है तो इसके मॉलिक्यूलर वेट से हम क्या कर देते हैं बेटा, मल्टीप्लाई। जरा मॉलिक्यूलर वेट निकाल के देखो, कैल्शियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे बेटा तो कितना आ जाएगा, कैल्शियम का कितना होता है 40, कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन का कितना हुआ बेटा 16, ऐड करोगे कितना आएगा 56। तो यहाँ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 56 से, यानी आंसर कितना आएगा 56 ग्राम। अब देखो एक बात याद रखना, मान लो सबके सब गैसियस स्टेट में दिए गए हो तब, तो यहाँ पे बेटा वॉल्यूम भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्या कैलकुलेट कर सकते हो, वॉल्यूम। कैसे, मोल कितना आया 1, मल्टीप्लाई किया कितना 22.4 लीटर से, मोल कितना आया 2, मल्टीप्लाई किया कितना 22.4 लीटर से, मोल कितना आया 1, मल्टीप्लाई किया कितना 22.4 लीटर से, मोल कितना आया 2, मल्टीप्लाई किया कितना 22.4 लीटर से। बोलो इतनी बातें समझ गए। एक क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर एक गैस का सब्सटेंस का बता देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम एक गैसियस सब्सटेंस का बता देते हैं, जो भी अपने आप से कहा था कि वॉल्यूम से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। देखो उसने कहा हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2 नीडेड टू प्रोड्यूस 5 मोल ऑफ Fe2O3। तो कह रहा है कि Fe2O3 का कितना मोल बनाना हमें, 5 मोल। तो उसके लिए हमें कितने मोल O2 की जरूरत पड़ेगी। तो हमने रिएक्शन लिखा बेटा Fe प्लस O2 इज इक्वल टू Fe2O3, बैलेंस किया तो 4Fe आया, 3O2 आया और कितना आया बेटा 2FeO3। देख जरा ध्यान से, यहाँ O2 का कितना मोल लिया गया है, 3 मोल, और Fe2O3 का कितना मोल बना बेटा 2 मोल। बहुत आसान तरीका है, देख कैसे निकालते हैं। जैसे तुम लोग बहुत पहले छोटी छोटी क्लासों में पढ़े हो कि यानी 2 मोल Fe2O3 फॉर्म होगी कितने मोल ऑक्सीजन से, बताओ 3 मोल ऑक्सीजन से। बोलो समझ पा रहे हो यहां तक। तो 1 मोल Fe2O3 फॉर्म होगी कितने से, 3/2 मोल ऑक्सीजन से। अरे बोलना यार, 3/2 मोल ऑक्सीजन से। तो 5 मोल Fe2O3 फॉर्म होगी कितने से, 3/2 इंटू 5। बोलो क्लियर होगी बातें बेटा, यहाँ तक मल्टीप्लाई कर दो, अब तो आ ही रहा होगा ना, 5 3 कितना हो जाएगा 15/2, आंसर आया बेटा 7.5 मोल। क्या मेरी बात समझ में आई। तो उम्मीद करता हूँ आपको स्टोइकियोमेट्री अच्छे से समझ में आ गई होगी। इतनी बातों को नोट करो बेटा, फिर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, यानी जिसे हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस भी कहते हैं। पहले इतना नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे चलते हैं और जो अगला टॉपिक हमारा आता है वो आता है कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स याद रखना बेटा, कंसंट्रेशन हम जब भी कैलकुलेट करेंगे तो किसी ना किसी सॉल्यूशन की कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बेटा दो तरह से डिफाइन किया जाता है, एक इन टर्म ऑफ वॉल्यूम और एक होता है बेटा इन टर्म ऑफ मास। तो याद रखना कंसंट्रेशन दो तरह से डिफाइन किया जाएगा, एक वॉल्यूम के टर्म्स में बेटा, एक मास के टर्म्स में। वॉल्यूम के टर्म्स में जो कंसंट्रेशन डिफाइन किया जाएगा वो होता है परसेंटेज ऑफ मास बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन, वॉल्यूम कंसंट्रेशन। दूसरा आपके पास आएगा बेटा परसेंट ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन। तीसरा आएगा बेटा मोलैरिटी। चौथा आपके पास आएगा मोल फ्रैक्शन
मोल फ्रैक्शन, पांचवा आता है बेटा नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, और छठा आता है फॉर्मेलिटी। मास के टर्म्स में बेटा तीन तरीके से निकालते हैं, जिसमें से पहला पॉइंट आता है परसेंटेज ऑफ मास बाई मास कंसंट्रेशन, दूसरा आता है बेटा मोलैलिटी, और तीसरा आता है हमारे पास पीपीएम कंसंट्रेशन, मतलब पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन। तो याद रखना किसी भी सोल्यूशन का कंसंट्रेशन दो तरह से दिखाएंगे, एक वॉल्यूम के टर्म्स में, एक मास के टर्म्स में। वॉल्यूम के टर्म्स में बेटा 6 पॉइंट हमें पढ़ने होते हैं, मास के टर्म्स में हमें 3 पॉइंट पढ़ने होते हैं। इतनी बातों को नोट करो, फिर एक एक पॉइंट को आगे लेकर के चलते हैं। नोट किया बच्चा? आ जाओ, सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं, परसेंट ऑफ मास बाई वॉल्यूम कंसंट्रेशन। सबसे पहला पॉइंट अपना आता बेटा परसेंट ऑफ मास बाई वॉल्यूम कंसंट्रेशन। आप बुक उठाएंगे बेटा तो इसी को कभी कभी हम लोग कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। इसी को क्या कहा जाता है? वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। तो कहते हैं परसेंट ऑफ मास बाई वॉल्यूम कंसंट्रेशन क्या होता है बेटा? टोटल मास ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। किसी सोल्यूशन के 100 ml में टोटल कितना मास प्रेजेंट है, इसी को हम कहते हैं बेटा मास बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन। फॉर्मूला क्या होता है लल्ला? फॉर्मूला इसका होता है परसेंटेज ऑफ मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। चूंकि हमें परसेंटेज निकालना बेटा, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जरा एक क्वेश्चन को देखना। क्वेश्चन कह रहा है कि 40 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट परसेंट ऑफ मास बाई वॉल्यूम कंसंट्रेशन। आ जाओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते बेटा। कितना आया देखो, फॉर्मूला क्या होता है? परसेंट ऑफ मास बाई वॉल्यूम कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू मास ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस का मास हमें कितना दिया गया है बेटा? 40 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना दिया गया है? 500 इंटू 100 से हमने मल्टीप्लाई किया बेटा। देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, और 5 8 जा कितना होता है? 40, यानी आ गया हमारे पास 8%। बोलो क्या इतनी बातें समझ में आती हैं? याद रखना बेटा कि ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। ये कैसा होता है? टेम्परेचर मास बाई मास कंसंट्रेशन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट या टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है? सॉरी, ये कैसा होता है बेटा? टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। बोलो आगे बढ़े यहां तक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है परसेंट ऑफ वॉल्यूम बाई वॉल्यूम कंसंट्रेशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा निकल के आता बेटा परसेंट ऑफ वॉल्यूम बाई वॉल्यूम कंसंट्रेशन। इसको सॉल्व करें तो क्या निकल के आता बेटा? कहते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। किसी भी सोल्यूशन के 100 ml में टोटल कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है, इसी को क्या कहा जाता है बेटा? परसेंट ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन। फॉर्मूला क्या होता है? परसेंट ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता। आ जाओ एक क्वेश्चन करते बेटा। इस पर क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन हमारा कुछ इस जैसा आता, कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, रुक जाओ, क्वेश्चन हमारे पास आया
10 ml of 10 ml of H2SO4 dissolve in water to make a solution 250 ml। कह रहा है कि 10 ml H2SO4 को डिसॉल्व किया जा रहा है वाटर में, और डिसॉल्व करने के बाद सोल्यूशन कितना बन रहा है बेटा 250 ml। कैलकुलेट परसेंट ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन। आज क्वेश्चन करते हैं बेटा, फॉर्मूला क्या है, परसेंट ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन। वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस कौन सा है लल्ला, H2SO4। कितना वॉल्यूम दिया गया है 10, तो 10 वॉल्यूम हुआ। टोटल सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो रहा है 250 ml। तो यहाँ पे आ गया 250 ml इंटू क्या हो जाएगा बेटा 100। देखो 0 से 0 कैंसिल आउट, इससे कट करें तो कितना आ जाएगा 4, यानी आंसर आया 4%। क्या क्वेश्चन समझ में आया बेटा। आज जो दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन इसका बनता है वो कुछ ही जैसा बनता है। कल की डेट में हमसे क्वेश्चन पूछा जाए और क्वेश्चन में उसने कहा कि 50 ml ऑफ HCl डिसॉल्व इन 50 ml of H2O to make a solution। कैलकुलेट परसेंट ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन। अब देखना बेटा, इस क्वेश्चन में क्या कहा उसने, टू मेक अ सोल्यूशन 250 ml। यहाँ पूरा सोल्यूशन कितने 50 ml का बना, 250 ml का बन गया। और यहाँ पे देखो HCl का अलग दिया गया है और H2O का अलग दिया गया है। तो अब जरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो परसेंट ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन कितना हो गया बेटा, वॉल्यूम कितना दिया गया है 50। अब बात आती है बेटा सोल्यूशन। तो देखो जब 50 ml HCl को 50 ml वाटर में मिलाया जाएगा तब सोल्यूशन बनेगा, यानी सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो गया 100। 50 इसका और 50 इसका 100 हो गया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, 100 से 100 कैंसिल आउट, कितना आ गया 50%। क्या इतनी बातें समझ में आती हैं, इतना नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। आज बेटा स्टार्ट करते हैं मोलैरिटी। अभी हमने आपको बताया कि परसेंट ऑफ मास बाय वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे, परसेंट ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे। परसेंट ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में बेटा दो तरह का क्वेश्चन बन सकता हो सकता है कि सब्सटेंस का वॉल्यूम दिया जाए और पूरे सोल्यूशन का वॉल्यूम दिया जाए, या हो सकता सब्सटेंस का वॉल्यूम दे दे, वाटर का वॉल्यूम दे दे, फिर दोनों को मिक्स कराए उसके बाद क्वेश्चन को पूछे। आगे बढ़ते हैं मोलैरिटी के बारे में। तो मोलैरिटी क्या है बेटा, कहते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बेटा किसी भी सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट का कितना मोल प्रेजेंट है, यही क्या कहलाता है, मोलैरिटी कहलाती है बेटा। अच्छा, मोलैरिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा, कैपिटल M से। यूनिट क्या होती है, इसकी जो यूनिट होती है बेटा वो होती है मोल पर लीटर। देखो फॉर्मूला इसका होता है मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, मतलब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन का वॉल्यूम किस में लेके चलना बेटा, हमें लीटर में। अब देखो हमने आपको बताया था कि नंबर ऑफ मोल को हम क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमें किस में लेके चलना है बेटा, लीटर में।
तो एक फॉर्मूला हमारा ये बन गया। आइए जरा इसका रिप्रेजेंटेशन देखें, तो मोलरिटी इज इक्वल टू, मास को रिप्रेजेंट करना बेटा स्मॉल डब्ल्यू से, मॉलिक्यूलर मास को रिप्रेजेंट करना बेटा हमेशा कैपिटल डब्ल्यू से, और वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करना कैपिटल वी से, और वॉल्यूम हमें किस में लेके चलना है, लीटर में। तो तीसरा फॉर्मूला हमारा कुछ इस जैसा बना। अब तुम्हें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है जरा वो मैं बता देता हूं। मोलरिटी इज इक्वल्स टू मास इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू वॉल्यूम। याद रखना बेटा जो वॉल्यूम हमको दिया जाएगा वो हमेशा ml में दिया रहेगा, तो उसको लीटर में कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर देते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो लीटर में बदल जाएगी। यानी आपको हमेशा फॉर्मूला कौन सा लगाना बेटा, ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, मोलरिटी इज इक्वल्स टू मास यानी गिवन मास या ग्राम वेट जिसे कहते हैं, इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम। जरा इतनी बातों को नोट करो फिर आगे बढ़ते बेटा। आजा बेटा क्वेश्चन करते हैं मोलरिटी पर। क्वेश्चन हमारे पास दिया गया 5 मोल्स ऑफ NaOH dissolve in 250 ml of solution, या हम यहाँ ml हटा करके कर दे बेटा 50 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कैलकुलेट मोलरिटी। आ जाओ सॉल्व करें बेटा। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। बताओ मोल्स हमको कितना दिया गया बेटा 5, वॉल्यूम कितना दिया गया 50 लीटर। सॉल्व किया बेटा कितना आया 1/10, 1/10 का मतलब कितना हुआ 0.1 मोल पर लीटर। एक तो ये क्वेश्चन रहा। देख बेटा इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा नहीं, क्वेश्चन हमेशा मास के टर्म्स में पूछता है। तो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन निकल के आता है, कह रहा है 20 ग्राम ऑफ NaOH dissolve in 250 ml of solution, 250 ml of solution, calculate its molarity। आजा बेटा सॉल्व करते हैं। देखो अब हमें गिवन वेट यानी मास पता है बेटा, तो मास वाला फार्मूला लगाएंगे। मोलरिटी का मास के टर्म्स में फार्मूला क्या है, मास इनटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम। ये लगा देते बेटा। मास कितना दिया गया NaOH का 20 इनटू 1000 अपॉन NaOH का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते थे बेटा, याद करो। NaOH सोडियम का कितना होता था बेटा 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 ऐड करते थे कितना आता था 40। तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 40 ग्राम इनटू वॉल्यूम कितना दिया गया बेटा क्वेश्चन में, वॉल्यूम दिया गया है 250। इसको सॉल्व करें, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ बेटा, ये 25 4 100 हुआ, और 100 4 10 जा कितना हो गया 40, और 10 2 जा 20 हो गया, यानी आंसर आया 2 मोल पर लीटर। क्या इतनी बातें समझ में आती है बेटा? इतनी बातों को नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं।